हेलो, गुड मॉर्निंग सर। डिस्कशन चल रहा था ज्योमेट्रिक इलेक्ट्रिक शीट। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, कम आ रही है सर, बहुत कम आ रही है आवाज। तुम्हारी अपनी साइड का वॉल्यूम चेक कर लो। वॉल्यूम फुल है सर। वीडियो ब्लर भी हो रहा है। यस, वीडियो ब्लर भी हो रहा है सर, लैग भी कर रहा है। अभी आ रही है आवाज बेटा? आवाज आ रही है सभी को ठीक से? यस सर। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है। सीट निकालो। कहाँ तक हो गया था डिस्कशन? सेक्शन जी तक हो गया था सर, पार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सेक्शन ए। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है सर। आपको लगी है? बहुत कम आ रही है सर। आपको आ रही, ध्यान से सुनो तो। पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया था क्या? एच और आई रहेगा सेक्शन। अच्छा, हाँ सर, जी तक हो गया सर था आज अब पूरा। सर सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ाओगे सर, डिस्कशन होगा। डिस्कशन हो रहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शीट में। ओके सर। सेक्शन एच, H1, H2, H3, H4, H5, सेक्शन I1, सर H3। H3,
वेरिएशन विदाउट डिस्पर्शन की क्या कंडीशन होती है? सर NV1 minus NR1 into A1 is equals to NV2 minus NR2 एन वी वन into A2. एन आर वन इंटू ए वन इज इक्वल टू एन वी टू माइनस एन आर टू इंटू ए टू। ये है। तो इसमें दे रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन के लिए ए वन ए टू का रेशियो पूछा है ना, वैल्यू रख दी। बी पार्ट की कंडीशन क्या होती है? NY1 minus 1 into A1 is equals to NY2 minus 1 into डायरेक्ट फॉर्मूले का सवाल, फॉर्मूले पूछते हैं। इसमें भी ए वन ए टू को ए और ए डैश बोल दिया सर। रेशियो ढूंढना है सर, क्या हुआ? रेशियो A dash upon रेशियो पूछ रहा है ए वन ए टू का या ए डैश का ए का रेशियो। वैल्यूज रखनी है। एन को म्यू बोल दिया सर, म्यू वी, म्यू वाई और म्यू आर पहले क्वेश्चन के लिए, म्यू वी डैश, म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश दूसरे वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा है क्या? आ गया सर, ये तो हो गया। लेकिन इसमें पेज तो 3 है, 2 तो है ही। क्या 3 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? पहला और तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही आ जाएगा। ये दोनों को मिला के एक ही कह दिया हमने, और ये ए डैश। ठीक है, तो भाई ये जो कंडीशन हमने लिखी है ये तो 2 प्रिज्म के लिए, लेकिन सवाल में प्रिज्म 3 दिए तो कैसे लगते हैं इस? क्या से 2 प्रिज्म 2 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे? पहला और तीसरा दोनों का रिजल्ट ऐड हो जाएगा, है ना। तो पहला प्रिज्म ये है और प्लस तीसरा वाला भी ऐसा ही है, एन वी वन माइनस एन आर वन वी वन, ये इक्वल हो जाएगा। ऐसा इसमें होगा पहला और तीसरा प्लस एन वाई टू माइनस वन एन ए वन। ए वन ए कहा और ए टू को ए डैश कहा, ए वन को ए कहा और ए टू को ए डैश। अब आ जाएंगे आंसर। जिसने पूछा उसको शायद ये दिक्कत आ रही होगी, तो कंडीशन 2 के लिए तो दिए 3। अब उसकी समझ में आ गया क्या जो पूछ रहा था? सर समझ में तो आ गया, लेकिन देख नहीं रहा ये क्या लिख रहा है। क्या लिखा है बोर्ड पे? देख नहीं रहा सर, कुछ भी समझ में तो आ गया। बोर्ड पे नहीं दिख रहा? नो नो सर, सर, दिख रहा है क्लियरली। क्लियर जिसको क्लियर नहीं दिख रहा। वो मेरे साइड पे तो ठीक है। दिख रहा है सर। ये साइड पे नेटवर्क एच फ्री हो गया। सेक्शन आई, I1, I2, I3, पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 का सेकंड पार्ट, सेक्शन ए, A1, A2, A3, A4,
A5 A6 A7 A8 A9 section B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 section C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 section D D1 D2 D3 सर D3 D3 A ray of light is incident at angle I on a surface of equation of a small angle and emerges normally from the opposite surface. Refractive index mu है, angle of incident I nearly कितना होगा? ये है इसके एक सरफेस के लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये लाइट दूसरे सरफेस पे पहुंच रही है ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा दिया है, नॉर्मली पहुंच रही है, ये एंगल ए है, ये 90 तो ये 90 माइनस ये ए हो जाएगा, प्रिज्म का ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इधर ये एंगल छोटा दिया है तो आपने छोटे एंगल्स की बात होगी, स्मॉल एंगल, ठीक है। तो यहाँ स्नेप को लगाएंगे तो ये आएगा 1 into sin I is equal to n mu into sin A। ये एंगल ए के बराबर है, कैसे हो जाएगा समझ लो, 90 दिया था ये ए, ये 90 माइनस है, पूरा 90 तो ये हो गया, ये यहाँ का नॉर्मल होता है। एंगल जब छोटे होते हैं, जैसे ये एंगल छोटा है ए, प्रिज्म का एंगल स्मॉल है, तो ये आई भी स्मॉल होगा, हमें पता है ये इधर साइड स्मॉल एंगल होगा, इधर भी एंगल स्मॉल होगा। तो एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को
थीटा लिख दिया जाता है, ये है, ठीक है। यस सर। D4 D5 D6 section E C1 C2 C3 C4 E4 सर E4 बता दीजिए। सर E4 ऐसे लाइट इंसिडेंट होने लाइट भी इसका ये पूरा डायमीटर डी है, तो ये होगा D/2 ये D/2। इस जगह पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इस जगह पर नॉर्मल ये होगा, यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रेयर टू डायरेक्शन लाइट जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, ऐसे है। बिल्कुल ऐसे ही काम इधर भी हो रहा हो। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा हमारा, जब ये यहाँ से बाहर आएगी, जैसे बिल्कुल ऐसी स्थिति यहाँ भी बनेगी, तो ये बाहर जब आ रही होगी तो कितने डायमीटर से बाहर आएगी, तो ये पूछा है 2x। ये लाइट यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से बाहर आएगी, तो ये कितने डायमीटर, d डायमीटर से एंटर हो रही है तो कितने डायमीटर से बाहर आएगी। अप्रोक्सीमेशन इसमें ये दिया है, इसकी जो रेडियस है r ये काफी ज्यादा है d के कंपेरिजन, ये अप्रोक्सीमेशन लेना है, ठीक है। d अगर बहुत छोटा है, d अगर बहुत छोटा है तो ये भी समझ लो कि एंगल बहुत छोटा हो, आई r भी एंगल बहुत छोटा हो, तो यहाँ स्नेल को लगाएंगे 1 into sin I is equal to 9 into sin r। एंगल अगर छोटा है तो I is equal to 9 into r, ठीक है। ये कुछ अप्रोक्सीमेशन दिए हैं, x हमें फाइंड करना है, 2x आंसर होगा। कैसे फाइंड करेंगे देखो, ये एंगल ये जो इंसिडेंट लाइट है इसको मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये एंगल पूरा आई है मेरा, ये आगे भी ये पूरा एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई होगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, तो ये एंगल आई है, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है सर, एन कितना 3/2, तो आई इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर। अब देखो यहाँ ये d/2 है और ये d बहुत छोटा दिया है, तो ये जो आर्क है इसको मैं ऑलमोस्ट d/2 के बराबर ले सकता हूँ। तो ये आर्क है, रेडियस कैपिटल आर, ये आर्क यहाँ आई एंगल बनाया हुआ है, तो आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, d/2 इक्वल टू एंगल आई इनटू रेडियस कैपिटल आर। सर आपकी वॉइस बहुत ही कम आ रही है।
जो आर्क है इधर वाला एक्स, ये आर्क देखो यहाँ आर एंगल बनाए हुए हैं, और ये रेडियस, ये भी रेडियस के बराबर होगा आर कैपिटल आर। ये आर्क एक्स इक्वल टू एंगल इसका आर हो जाएगा इनटू रेडियस। तो मैं इन्हें डिवाइड करके एक्स अपॉन डिवाइड इक्वल टू आ जाएगा अपने पास स्मॉल आर अपॉन आई, जैसे 2x अपॉन डी इक्वल टू आर अपॉन आई। आर अपॉन आई की वैल्यू यहाँ से बताऊंगा, आर अपॉन आई इक्वल टू हो जाएगा 2/3, 2/3। तो यहाँ से 2x आ जाएगा अपनी 2d/3, ये आंसर आएगा 2x। 2x की बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लो। 2x ही पूछा है, वही आंसर होगा। तो इसका कुछ बचा कुछ है सेक्शन में, फिर अगली क्लास में करना है डिस्कस। आज पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला नोट्स निकालो, नहीं क्लास के बाद किए जाते हैं सारे, रेगुलर किया करो एग्जाम। कहाँ तक पढ़ लिया था बताएंगे? नोट्स देख के बताओ कहाँ तक पढ़ा। सर रिंग के क्वेश्चन चल रहे थे। रिंग के सेंटर वाले या एक्सिस वाले? सेंटर वाले। हाफ रिंग, 1/4 रिंग या कोई भी आर्क हो, स्ट्रेट वायर के साथ क्वेश्चन कराए होंगे। स्ट्रेट वायर हो गई, तो उसी टाइप का जब एक सवाल और थे हम, एक मेरा ये हो गया था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसको ऐसे जोड़ दें, ऐसे रह गया ये पोर्शन इसका, ये तो स्ट्रेट पोर्शन है, ये भी स्ट्रेट है, और ये हाफ रिंग बना दी है। ये सेंटर इसका सी, रेडियस आर, लीनियर डायरेक्शन लैम्डा। इस टाइप के सवाल चल रहे होंगे 2k लैम्डा बाई आर। तो सवाल नोट करें। पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। करंट प्रोसेस
एक आंसर आया तो है लेकिन गलत आंसर। और कोई बताना चाह रहा है? सर 0। जीरो, जीरो से कैसे होगा जीरो? तो 0। ये जो पार्ट है ये वाला स्टेट, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट आएंगे। सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, तो वायर के परपेंडिकुलर अभी के लैम्डा बाई आर, और इस वायर के पैरेलल इस लाइन में, और वो भी अभी आएगा वायर के अभी के लैम्डा बाई आर। इस वाले पोर्शन के लिए सेम सिचुएशन है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लैम्डा बाई आर और एक इस वायर के पैरेलल के लैम्डा बाई आर। और इस हाफ रिंग की बात करते हैं, हाफ रिंग का इस वाली लाइन पे अलग होता है 2k लैम्डा बाई आर। ये और ये कैंसिल होगा, ये दोनों मिलकर 2k लैम्डा बाई आर तो कैंसिल कर देगा, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हो गए। और देखो ये इनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे अभी। अगर पॉइंट रिंग की एक्सिस पे लिया जाए, पॉइंट इस तरह से लिया जा रहा है तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे रिंग एक्सिस का पॉइंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होनी चाहिए अपने पास। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस एक्सिस आप जानते हैं, जैसे ये रिंग है, रिंग को अगर ऐसे रख दिया बोर्ड के प्लेन में, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस ऑफ, ये लाइन जो है सेंटर से क्रॉस होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर, इस लाइन को कहेंगे हम रिंग की एक्सिस। लेकिन अगर रिंग का डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो इसमें तो एक्सिस नजर आ नहीं रही, हमें डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें रिंग की एक्सिस नजर आ जाए। वही डायग्राम में तुम बना रहे हैं, रिंग को ऐसे रख दिया जाए, ये है रिंग, ये रिंग का सेंटर, और ये जो लाइन है इसकी बात कर रहा है, इसको एक्सिस बोला जाता है। ये है सेंटर, ये इस रिंग की रेडियस आर, क्यों इसको चार्ज किया, रिंग ऐसे रखी है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस रिंग का आधा पोर्शन हमारी तरफ है, आधा पोर्शन बोर्ड के पीछे, जो डॉटेड पोर्शन है वो बोर्ड के पीछे वाला है, और बोर्ड वाला जो पोर्शन है हमारी तरफ, ये पोर्शन ऐसे आधी रिंग इधर होगी और आधी रिंग बोर्ड के पीछे होगी, ये उसका सेंटर है, और इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। क्यों चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज लेके ही चल रहे हैं, रिंग का चार्ज पॉजिटिव है, इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं एक्सिस के पॉइंट इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर, तो इधर कहीं पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है P, जो यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट लिया गया, इस पॉइंट पे इस रिंग में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी, ये कैलकुलेशन हम करेंगे। तरीका देखो वो यूज करेंगे, ये जो कंप्लीट रिंग है इसको तो हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, लेकिन इस रिंग पर बहुत छोटे 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 डीक्यू चार्ज पॉइंट चार्ज माने जाएंगे, बहुत इनफाइनाइट संख्या, बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलके बनी हुई मान लेंगे इस रिंग को। तो उनमें से देखो ये सबसे ऊपर एक पॉइंट चार्ज होगा डीक्यू, और एक सबसे नीचे वाला ले सकते हैं डीक्यू, होंगे तो बहुत सारे। ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट चार्ज लेने का फायदा ये है
कि ये दो ही चार्ज ड्यू टू सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, ये दो ही बोर्ड के प्लेन में आएंगे, बाकी सब हवा में होंगे। जिनका आधा पोर्शन इधर, बाकी डीक्यू इधर हवा में होंगे, बाकी डीक्यू बोर्ड के पीछे उधर हवा में होंगे। ये डीक्यू बोर्ड में है, बोर्ड के प्लेन, ये डीक्यू भी बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। इन दोनों डीक्यू से हम इसकी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये डीक्यू चार्ज है, अब इस डीक्यू चार्ज से इस पॉइंट को मिलाया जाएगा ऐसे, यहाँ फील्ड बतानी है। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू चार्ज अगर रिंग पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो डी क्यू भी पॉजिटिव होगा, तो डी क्यू चार्ज ने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस की होगी इस लाइन के अराउंड अवे, ये है डी ई। ऐसा डी क्यू चार्ज देखो, ये जो डी क्यू है इसके ठीक सामने वाला डी क्यू है, ये भी बोर्ड के प्लेन में है, इससे डिस्टेंस भी इस पॉइंट पी पॉइंट कितनी ही आएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस डी क्यू की जो डी ई आएगी वो इस लाइन में ऐसे आगे, और ये एक्सिस ऐसे तो आगे बढ़ाते हैं। तो ये डायग्राम बनाना जरा, वैसे तो इस रिंग पर बहुत सारे डीक्यू चार्ज होंगे, लेकिन उनमें से दो खास डीक्यू चार्ज मैंने कंसीडर किए, एक सबसे ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला। बाकी डीक्यू और भी होंगे, लेकिन उन डीक्यू के ये जो डिस्टेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा, वो हवा में आएगी ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये डीक्यू चार्ज ऐसा होगा जिसकी डिस्टेंस ये इस बोर्ड के प्लेन में आ जाए, इसकी डिस्टेंस भी बोर्ड के प्लेन में, बाकी सब हवा में होंगे, ठीक है। तो अब इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई, ये अगर हमें डी ई कैलकुलेट करना है तो डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ई को मान सकते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू की जगह पर डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जितने भी डी क्यू हैं उन सबकी जो डी की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उनकी डायरेक्शन अलग आएगी, जैसे ये डी क्यू इसकी ऐसे है, इस डी क्यू की ऐसे है, बाकी और जो डी क्यू आएंगे उन सबकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएंगी। तो इस डी के सारे डी की डायरेक्शन एक जैसी नहीं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आंसर नहीं आएगा। तो हमें देखो क्या करना पड़ेगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहा हूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इधर ये थीटा हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप सिमेट्री से समझ पा रहे होंगे, पी पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगी इन दोनों डी ये cos थीटा वाले कंपोनेंट पे ऐड हो जाएंगे, इसका इधर साइन थीटा इधर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो अब देखो, जैसे ये जो डीक्यू है ये इसके ठीक सामने डीक्यू है, उन दोनों के फील्ड का रिजल्टेंट ऐसे आएगा एक्सिस के अलावा। तो बाकी और भी कोई डीक्यू आप इमेजिन करोगे तो उसके ठीक सामने डीक्यू होगा, उनके लिए भी स्थिति ऐसी रहेगी। इस पी पॉइंट पे जो नेट फील्ड आने वाली है रिंग की वजह से, जो टोटल फील्ड आने वाली है, क्या हम उसकी डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या रही होगी? यस सर, सब cos थीटा वाला कंपोनेंट। हाँ, रिंग के अलोंग या रिंग के परपेंडिकुलर? रिंग के अलोंग। हाँ, एक्सिस कहते हैं, रिंग की एक्सिस के अलोंग या एक्सिस के परपेंडिकुलर? एक्सिस के अलोंग आएगी, ठीक है। तो अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो तो अपन ढूंढ लेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें पता है पहले से, डायरेक्शन आएगी एक्सिस के अलोंग। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये डी की डी जैसे आएगी और इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहा होता तो ये डी इधर आ जाता, ये डी इधर, रिजल्टेंट इधर आ जाता। तो रिंग पर चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो एक्सिस के अलोंग अवे फ्रॉम द सेंटर आएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा रिंग पे तो इस पॉइंट पे फील्ड आएगी तो एक्सिस के अलोंग ही, लेकिन वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। डायरेक्शन समझ में आ रही है सबके? हेलो, यस सर। यस सर। डायरेक्शन समझ में आ रही है?
और इसकी वैल्यू देखो हम कैसे बोल के लाएंगे। अगर हमें नेट फील्ड यहाँ बतानी है तो इस डी के cos थीटा के इंटीग्रेशन से आएगी या डी के sin थीटा के इंटीग्रेशन से आएगी? cos cos theta theta के इंटीग्रेशन cos थीटा के इंटीग्रेशन से वही कर रहे थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी की cos sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज रख देते हैं। इंटीग्रेशन डी की वैल्यू k डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू भी रख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल से। ये बेस होगा x, ये परपेंडिकुलर r और ये हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो किसी गिवन पॉइंट के लिए x तो गिवन होगा, x तो फिक्स है, रेडियस भी फिक्स होगी, ठीक है। तो इसमें से k तो कांस्टेंट होता ही है, इसमें से कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी, k बाहर आएगा, x बाहर आएगा, मुझे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बन जाएगी 3/2, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी क्यू। डी क्यू देखो क्या था, डी क्यू था एक छोटा सा चार्ज। तो इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही होता है, सभी पैटर्न। अगर ये सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐड कर दिए जाए, सब डी क्यू ऐड करके क्या रिंग का टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा? तो डी क्यू का इंटीग्रेशन समझ होंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज ऑफ रिंग। तो ये देखो फॉर्मूला तैयार हो गया कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये फॉर्मूला रखा हुआ है। रिंग के सेंटर से जिसकी रेडियस r है, जिसपे चार्ज q है, उसके सेंटर से h डिस्टेंस पर एक्सिस का कोई पॉइंट लिया जाता है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले से ढूंढी जाएगी कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो इस फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग ही आएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं, जो भी फील्ड आएगी वो अलोंग आएगी। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम सेंटर, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, जैसे रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट इधर है तो फील्ड आएगी अवे फ्रॉम द रिंग, और पॉइंट इधर है तो फील्ड आएगी इधर अवे फ्रॉम द। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पॉइंट इधर पॉइंट है तो टुवर्ड्स द रिंग इधर, और यहाँ पॉइंट है तो इसमें टुवर्ड्स द रिंग। डायरेक्शन समझ में आ गई सबके? यस ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इससे ले आएंगे, और ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है, देखिए चार्ज नाम से। अब डायरेक्शन को देखो, अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, फाइनल कंक्लूजन अगर हम बनाए तो ऐसा होगा। जब दो पॉसिबिलिटी हो सकती, जैसे रिंग इस तरह से, ये रिंग है और ये इसकी एक्सिस है, ये सेंटर है और चार्ज इस पर प्लस की हो, तो इन सारे पॉइंट्स पर फील्ड ऐसे आएगी और इन सारे पॉइंट्स पर फील्ड ऐसे आएगी। और अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, ये सेंटर है माइनस क्यू, तो पॉइंट अगर यहाँ है तो फील्ड ऐसे आ जाएगी, पॉइंट अगर यहाँ है तो फील्ड ऐसे। दोनों केस में फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इसी फॉर्मूले से है, और ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए है। तो इस फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू कभी भी साइन के साथ नहीं रखनी है, तो क्यू का मैग्नीट्यूड लेना। तो क्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो वहां से डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। यस अब देखो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये रटा तो होना चाहिए हमेशा।
लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ और स्पेशल कंडीशंस बना के कुछ और रिजल्ट्स बना के थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले E is equal to KQX upon R square plus X square पावर 3/2 में जो X है वो सेंटर से डिस्टेंस है, R को समझिए रिंग की रेडियस, Q रिंग का चार्ज और K कांस्टेंट होता है 1/4π KQX upon R square plus X square पावर 3/2 ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें कंडीशन लगाता हूँ, पहली कंडीशन इफ x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तो मुझे बताओ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा। x इक्वल टू 0 का मतलब कहाँ पे है, सेंटर आज सेंटर पे रखा है सेंटर। तो अगर इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे r स्क्वायर बच जाएगा, तो r क्यूब जो भी है। तो e की वैल्यू क्या आएगी बताओ। 0। तो क्या ये एक्सपेक्टेड था। कंप्लीट रिंग के सेंटर पे कितनी फील्ड होगी। Yes, sir. 0 होती है, हमें पता है, तो यहाँ से भी जस्टिफाई हो गया। x है सेंटर से डिस्टेंस, तो x को अगर 0 ले लिया तो मतलब हम सेंटर पे ही है, तो सेंटर का फील्ड 0 है। मैं देखो अगर इसमें ये वाली कंडीशन लगाऊं, इफ x is very large as compared to r, x मतलब सेंटर से जो पॉइंट लिया जा रहा है उसकी डिस्टेंस रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जैसे रिंग की रेडियस है कुछ मिलीमीटर्स में और जिस पॉइंट पर फील्ड बतानी है उसकी सेंटर की डिस्टेंस कुछ मीटर्स में, 10-20 मीटर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको देखो ऐसे बोल सकते हैं, फार अवे फ्रॉम सेंटर, एक ही मतलब है देखो इसका। मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, या फिर से शब्दों में बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं, फार अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो देखो यहाँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में से हम किसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, आर को r स्क्वायर। नीचे बचेगा x स्क्वायर की पावर 3/2, तो x की पावर 3 बचेगी नीचे और ऊपर एक x है, तो फाइनली ये मिल जाएगा आपको KQ अपॉन x स्क्वायर। क्या हम ये कंडीशन लगाने के बाद यही फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या। काय के लिए होता था ये फॉर्मूला, ये वाला पॉइंट चार्ज। हाँ पॉइंट चार्ज। और ये कंडीशन लगा के क्या हमने रिंग को पॉइंट चार्ज नहीं बना दिया। देखो ये ध्यान से, यस सर। Yes, sir. जिस जगह पे फील्ड पता करनी है उसकी डिस्टेंस रिंग के साइज, रिंग का साइज मतलब रेडियस, उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा है, तो रिंग को पॉइंट चार्ज जैसा मान के यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, पॉइंट चार्ज। आप ले सकते हो इन दिस केस रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, और आ भी रहा मामला पॉइंट चार्ज का, रिंग से x डिस्टेंस, x अगर बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन, तो रिंग को पॉइंट चार्ज जैसा मान लिया। तीसरी कंडीशन, इफ x इज वेरी लेस एज कंपेयर टू r, इसका उल्टा, रेडियस बहुत ज्यादा है रिंग, लेकिन जिस पॉइंट पर फील्ड बतानी है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसकी डिस्टेंस काफी कम है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेरी क्लोज टू
सेंटर, वेरी क्लोज टू सेंटर, यानी जिस पॉइंट पर फील्ड लगानी है वो सेंटर के काफी नजदीक है। तो अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में इसे अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर क्यू ही बचेगा, तो फील्ड आ जाएगी के क्यू अपॉन आर क्यू बचेगा नीचे, इसे अलग ब्रैकेट में रखा मैंने इनटू एक्स, या तो इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सेंटर के आसपास वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, है ना। ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू mx जैसा नहीं लग रहा क्या? यस सर। लेकिन ये उन पॉइंट्स पे होगा जो सेंटर के काफी नजदीक होंगे, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लीनियर है, इसमें एक्स ऊपर भी है नीचे भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन लीनियर वेरिएशन से कब आएगा? ये है लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर ई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सेंटर के आसपास वाले पॉइंट्स पे होगा, एक्सेस पे होने चाहिए और सेंटर के आसपास वाले पॉइंट्स की बात करें तो वहां इस तरह का वेरिएशन आ जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो ये तो सब कांस्टेंट है और ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ई को अगर वाई एक्सिस पे रखें तो एक्स को एक्स एक्सिस पे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, इसका ग्राफ आ जाएगा। ये आ रही बात पकड़ में? Yes, sir. ये देखो लास्ट कंडीशन, अगर मैं ऐसा कर दूं if x इज इक्वल टू इंफिनिटी, x इंफिनिटी ही रख दिया, इंफिनिटी पे चले गए सेंटर से इंफिनिटी डिस्टेंस पे, अब x इज इक्वल टू इंफिनिटी बताओ हमें सेकंड वाले फॉर्मूले में रखना चाहिए या थर्ड वाले? x इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी सेंटर के पास होगा या बहुत दूर? Second वाले में second, इसमें x की जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ये देखो कुछ खास कंडीशंस लगानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पे, और इस फॉर्मूले में कुछ खास कंडीशंस लगाते जा रहे हैं। पहली कंडीशन थी x 0, मतलब सेंटर पे है तो फील्ड 0 है, ठीक है। सेंटर से काफी दूर चले गए लेकिन इंफिनिटी पे नहीं गए, इंफिनिटी से पहले ही, तो ये पॉइंट चार्ज ऐसा बिहेवियर होगा। लेकिन अगर सेंटर के पास ही है तो लीनियर वेरिएशन आ जाएगा, और इंफिनिटी पे पहुंच गए तो 0 हो गई फील्ड। अब इनमें से कोई कंडीशन नहीं है, मतलब पॉइंट सेंटर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा पास भी नहीं है, इंफिनिटी भी नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला है k2x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर, ठीक है। तो अब इसके देखो कंक्लूजन पे चलते हैं अपन, ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? जैसे हम रिंग के सेंटर से शुरुआत करते हैं चलना, रिंग के सेंटर पे है तो फील्ड कितनी है बताओ? रिंग के सेंटर पे है तो फील्ड है 0, और सेंटर से चलते 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 हम इंफिनिटी पे पहुंचे तो फील्ड कितनी हो गई? 0। 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है और सेंटर से हम एक्सिस के अलोंग चलते जा रहे हैं इंफिनिटी पे पहुंच गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिली, यानी सेंटर पे 0 इंफिनिटी पे 0। तो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा कि फील्ड 0 से शुरू हो रही है और 0 पे ही अंत हो रहा है फील्ड का,
तो गारंटी से हम ये कह सकते हैं कि फील्ड पहले बड़ी होगी और फिर घटना शुरू होगी, क्यों भाई? यस सर। तो सेंटर और इंफिनिटी के बीच में एक्सिस पे कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यानी सेंटर से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो सेंटर पे फील्ड 0 है। अब जैसे ही अपन एक्सिस पे चलते जाएंगे फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक जगह पे मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद घटना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते फाइनली 0 होगी। तो वो पॉइंट जब अगर हमें ढूंढना है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो यहाँ रखना ही, सवाल की तरह कर लेते हैं शुरू। लिखना जरा एक छोटा सा सवाल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर at which electric field is maximum. X बताना है। Find the distance from center at which electric field is maximum. इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, तो मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं, ई एक्स का फंक्शन है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन एक्स में से डिफरेंशिएट करके 0 कर देना। के क्यू आर ये तो सब कांस्टेंट है, एक्स में डिफरेंशिएशन होगा इसका, और डिफरेंशिएट करके उसको 0 कर देंगे और एक्स की कुछ वैल्यू आएगी। देखो जरा कौन कर सकता है इसका। डिफरेंशिएशन के लिए इसमें कौन सा रूल लगेगा अपना, इसे डिफरेंशिएट करना है, एक तो कांस्टेंट है, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल u अपॉन v, u तो ये एक तो 0 में चला जाएगा तो कांस्टेंट, u है x और v है, तो फॉर्मूला होता है इसका v का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और होल स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर ऊपर होता है v इंटू v मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का 1 हो जाएगा माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसका डिफरेंशिएशन u टू द पावर n से 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर उधर 0 में चला गया, 3 से 2 कैंसिल हुआ, करें से थोड़ा सिंपलीफाई, इसमें से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, ये आ जाएगा। कैसे आया वो तो ठीक है, डिफरेंशिएट करके 0 करने से आ जाता है, लेकिन कितना आया ये आपको बताना चाहिए, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। प्लस माइनस आर बाई रूट 2, दो वैल्यू क्यों आ रही है, प्लस एक माइनस, कोई जस्टिफाई कर सकता है? सर अगर एक्सिस को उसको सेंटर को कोऑर्डिनेट माने तो दोनों साइड हो सकती है, दो साइड पॉजिटिव में भी नेगेटिव। एक्सिस में सेंटर से एक पॉइंट इस साइड होगा, एक पॉइंट इस साइड, जैसा काम
इस साइड हो रहा है सेंटर से वैसे ही काम दूसरी साइड भी होगा, इसलिए ये प्लस माइनस कर दिया। अगर x की ये वैल्यू r बाई रूट, वैल्यू तो r बाई रूट थी, सेंटर से उधर r बाई रूट, तो सेंटर से इधर r बाई रूट, ये प्लस माइनस बस इसलिए आगे एक उधर होगा एक उधर होगा, वैल्यू तो r बाई रूट थी, x की वैल्यू r बाई रूट है। अगर यहाँ रख देंगे इसमें x की जगह पे r बाई रूट से रख देंगे तो e मैक्स आ जाएगा, a क्यूब r बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3। जितना हो जाएगा उतना सही, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर से सरफेस, सेंटर से अपन इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो फील्ड जीरो से शुरू हो रही है और अंत भी जीरो पे हो रहा है, तो बीच में एक ऐसी जगह आएगी r बाई रूट 2 डिस्टेंस पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वहां तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटना होगी। तो ये जो कहानी हमने अभी पूरी पढ़ी है, इसको अगर ग्राफ बनाएगा इसकी हेल्प से, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, अब वो ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहाँ फील्ड सबसे ज्यादा होगी, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ग्राफ देखो मैं बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे हम एक्स ही ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं ई, ये सेंटर है फील्ड का, ये सेंटर x इक्वल टू 0, ये एक साइड है एक्सिस की, ये दूसरी साइड है ऐसी स्थिति है। ये रिंग है, अभी पॉजिटिव चार्ज मान के अपन बना देते हैं ऐसी स्थिति में, ये सेंटर है, ये यहाँ x इक्वल टू 0 वाली जगह है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इधर फील्ड ऐसी होगी, इधर फील्ड ऐसी होगी, सेंटर से इधर जाएंगे तो पहले फील्ड बढ़ेगी और फिर घटेगी। इसको अगर हम ग्राफ में लाएंगे ऐसा कुछ ऐसा ये वो एक्स है जहाँ फील्ड सबसे ज्यादा है, तो एक जगह पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ समझ और ये वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल जाती है। अब ये उस साइड का ग्राफ हो गया, अगर इस साइड का ग्राफ बनाएंगे ये इधर वाले डिस्टेंस माइनस, अच्छा ये समझ गए ना सब लोग, ये ग्राफ में इधर नीचे क्यों बना है, ऊपर क्यों नहीं बनाया है? यस सब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हुई, डायरेक्शन देखो अलग अलग, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड से तो इस साइड लेफ्ट वर्ड, अगर इसको हम पॉजिटिव मानूंगा तो ये नेगेटिव है, ठीक है। इस साइड का ग्राफ अगर ऊपर है पॉजिटिव फील्ड तो इधर का डायरेक्शन भी ऐसे नीचे आएगा, और ये ई मैक्स। यहाँ से अगर देखें तो आप ग्राफ बनाना भी ऐसे ही, ये सेंटर के आसपास इस ग्राफ का छोटा सा पोर्शन, बहुत ही छोटा सा पोर्शन लगभग स्ट्रेट लाइन होगा, कितने लोग सहमत हैं इससे? क्यों कह रहा हूँ मैं सर, इस ग्राफ का ये बहुत छोटा पोर्शन ओरिजिन के आसपास इधर और इधर, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये कहाँ पड़ गया, कहाँ आया था ये, कैसे पता चला? जब x वेरी वेरी लेस देन r, हाँ x अगर बहुत छोटा होगा, ग्राफ का ये पोर्शन मतलब हम सेंटर ये सेंटर के इधर आसपास वाला रीजन और इधर आसपास वाला रीजन, तो सेंटर के बहुत ही पास अगर होंगे हम, ग्राफ बहुत ही छोटा पोर्शन इस ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद कर्व हो जाएगा, ठीक है।
बस ध्यान ये रखना है। अच्छा जैसे एक ग्राफ ये बना दें, तो ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे ये पोर्शन नीचे बना दें तो ये पोर्शन फिर हमें ऊपर ले लेना पड़ेगा। दोनों पोर्शन ऊपर नहीं हो सकते, दोनों नीचे नहीं हो सकते, ये समझ रहे हैं। वो यहाँ से पता चलेगा डायरेक्शन से, इसका डायरेक्शन राइट है तो उधर ले। अगर वो कहेंगे इसे पॉजिटिव मान लो, इस फील्ड को लेफ्ट को पॉजिटिव मानना है, तो वो ग्राफ ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ बनेगा। और ग्राफ में जैसे ऑप्शन वाले सवाल बनते हैं, ऑप्शन में ग्राफ बने होते हैं, तो उसमें कुछ ग्राफ जैसे एक तो ये हो गया, एक ग्राफ ऐसा हुआ इसमें ये पोर्शन इधर है और ये भी इधर बना दिया ऐसे, ये दोनों नीचे बना दिए, ये इधर बना दिए, ये नीचे बना दिया, तो वो सब गलत हो गए। दोनों पार्ट ऊपर नहीं हो सकते, दोनों पार्ट एक ऊपर हो एक नीचे हो। ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सेंटर के बिल्कुल आसपास वाला जो रीजन होगा, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन, यानी इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें देखो ये सवाल बनता है। सवाल ये है, हमारे पास एक रिंग है, ये इस रिंग की एक्सिस, यहाँ इसका सेंटर, इस रिंग पे चार्ज है पॉजिटिव, रेडियस इसकी आर, और रिंग अपनी जगह पर एक्स है, और इस पूरे स्पेस में ग्रेविटी कहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, एम जी जैसा फोर्स नहीं लेना, पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे और रिंग अपनी जगह पर फिक्स कर रखी है। अब देखो हमारे पास एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल में माइनस क्यू चार्जेस पे और एम इसका मास है, ये सेंटर पे रख दिया। ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा है, छोटा सा चार्ज रिंग के सेंटर। जब इस चार्ज पार्टिकल को रिंग के सेंटर पे रखा, तो मुझे बताइए इस चार्ज पार्टिकल के सेंटर पे रखने के बाद इस पे कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स? जीरो। क्यों? याद है ये फॉर्मूला? जिस जगह पे इस चार्ज पार्टिकल को रखा, यस सर। जिस जगह पे इस चार्ज पार्टिकल को रखा गया वो रिंग का सेंटर है, तो इस जगह पे सेंटर पे रिंग ने कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी बताओ? जीरो। जीरो। तो जो चार्ज पार्टिकल जहाँ रखा है उस जगह पे बाकी चार्ज ने, बाकी चार्ज रिंग का चार्ज है, उसने जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, इसलिए उस पर फोर्स जीरो लगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई इस चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसका जवाब देंगे आप रिंग का सेंटर। लेकिन अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से पकड़ के एक्सिस के अलाउंग इधर कहीं ले जाऊं और यहाँ जाके छोड़ू, यहाँ छोड़ दिया जाए, तो ये चार्ज पार्टिकल लौट के वापस आएगा या उधर ही भाग जाएगा? सब भाग जाएगा। भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भगाती है तो फोर्स भगाता है। होश में रहो, होश में। ये जो रिंग है, रिंग का चार्ज है पॉजिटिव, तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाला है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज, यानी इस चार्ज पार्टिकल को उठा के यहाँ ले गए, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे
उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है या उसके अपोजिट? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक अपोजिट। डायरेक्शन में लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा? हेलो, अपोजिट। किधर लगेगा उसका फोर्स? चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो यहीं रहेगा या वापस आएगा या दूर चला जाएगा? सर वापस आएगा। क्यों वापस आ रहा है? ये रीजन समझ में आ रहा है क्यों वापस आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। हाँ, नेगेटिव चार्ज। या फिर अगर इतना भी नहीं सोच पा रहे तो इतना कॉमन सेंस तो होगा कि रिंग पॉजिटिव और ये पार्टिकल नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। इतना कॉमन सेंस तो यूज कर ही सकते हैं। बाकी फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, ये इसका बेसिक रीजन है। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ से इधर छोड़ूंगा तो ये लौट के आएगा, या फिर इधर ले जाके छोड़ेंगे तो भी ऐसे लौट के आएगा, अट्रैक्ट करेगी रेंज से। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ा जाए तो ये ऐसे लौट के आया तो क्या ये ऐसे ऑसिलेशन शुरू कर देगा क्या? यस सर। नहीं तो कर देगा। तो सवाल अपना वही है, देखो जो कई बार बच्चों के टाइप का सवाल ये है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ -q चार्ज। -q चार्ज पार्टिकल जो है इसके स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आपको बता दें। तो क्या करें? 2π/। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे ले जाएंगे यहाँ, तो x डिस्टेंस पे जो फोर्स लगेगा इधर x डिस्टेंस, x को रखना है छोटा, स्मॉल। ये सवाल में लिखा है स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब x छोटा रखना, सेंटर से बहुत ही कम डिस्टेंस पे जाके इसे छोड़ रहा है, यानी सेंटर के आसपास ही ऑसिलेशन हो रहा है। तो सेंटर के आसपास वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/RQ into X। याद है ये फॉर्मूला पढ़ा है थोड़ी देर पहले, और ये फॉर्मूला हमने क्यों लगा दिया? क्योंकि सवाल में अप्रोक्सीमेशन ये स्मॉल ऑसिलेशन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्मॉल क्यू चार्ज पे जो यहाँ है कितना फोर्स लगेगा? Q into E। KQ/RQ into X। क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट x के? यस सर। अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ SHM? यस सर। देखो ध्यान देना, अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम बहुत दूर ले जाकर छोड़ेंगे, पास में स्मॉल नहीं, बहुत दूर ले जाकर छोड़ेंगे तो भी ये आएगा तो रिंग की तरफ और ऑसिलेट भी करेगा, लेकिन वो जो बड़े ऑसिलेशन है वो SHM नहीं होंगे। ये बात समझ पा रहे हैं सब? बड़े ऑसिलेशन SHM यस सर। होंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं बचेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये लगेगा KQ X/R² + X² 3/2। इससे जो फोर्स आएगा Q से मल्टीप्लाई करके वो लीनियर फंक्शन नहीं आएगा x का। फोर्स x का लीनियर फंक्शन नहीं होता तो वो ऑसिलेशन SHM नहीं होते। SHM वही ऑसिलेशन होते हैं जिनमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो छोटे ऑसिलेशन SHM होंगे इस पार्टिकल के या बड़े ऑसिलेशन SHM होंगे? छोटे पार्ट। छोटे वाले ऑसिलेशन, छोटे ऑसिलेशन x वर्ड छोटा है। अब छोटे ऑसिलेशन की स्मॉल ऑसिलेशन की बात तो ये सवाल है। इसके बाद क्या करना होता है जानते हैं? एक्सीलरेशन पता कर लेते हैं।
के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू इंटू एक्स। इसको कंपेयर कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ये तो रूट लेके ये ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा रूट के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू, ओमेगा से टाइम की कटा जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा का टी आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा एम आर क्यू होता है के क्यू, ये आंसर है। के की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, अगर जैसे ये रिंग का चार्ज है पॉजिटिव और ये जो पार्टिकल है ये भी हम पॉजिटिव ले लें, तो यहाँ सेंटर पर रखेंगे तो फोर्स तो जीरो ही आएगा, इक्विलिब्रियम तो यही रहेगी। लेकिन अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता है और रिंग भी पॉजिटिव है तो ऐसे इधर ले जाकर छोड़ेंगे तो वापस आएगा या उधर ही भाग जाएगा? उधर ही भाग जाएगा, फिर ऑसिलेशन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर जैसे ये रिंग पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो ऑसिलेशन नहीं होंगे, फिर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अच्छा ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी ऑसिलेशन नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो? यस सर। ऑसिलेशंस होने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, कोई सा दूसरा नेगेटिव। जैसे उल्टा कर दें, रिंग को नेगेटिव दे दें और इसे पॉजिटिव लें तो भी ऑसिलेशन हो जाएगा। आंसर ये सेम सवाल है। ठीक है, यहाँ से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट और उनकी इतनी मदद है।